क्या आपको आपके होने का मकसद पता है? क्या आप जानते हैं कि आपने क्यों जन्म लिया है और अब आप अपने जीवन में क्या करेंगे? क्या आप अपना जीवन खुशहाल और सेहतमंद बनकर व्यतीत करना चाहते हैं? अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर हाँ है तो आपको इकिगाई बुक की ऑडियो बुक अवश्य सुननी चाहिए। आज तक दुनिया में ढेरों सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी गई हैं जो सफल होने, खुश रहने, लक्ष्य को प्राप्त करने इत्यादि पर आधारित हैं, परंतु मैं दावे से यह कह सकता हूँ कि वे सभी पुस्तकें इकिगाई किताब के आगे कुछ नहीं है। किताब में सिर्फ बातें नहीं कही गई हैं, बल्कि इसमें आपको फैक्ट के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। इकिगाई एक जापानी कंसेप्ट है जिसमें इकी का अर्थ है जिंदा या जीवित और गाई का अर्थ है कीमत या फ़ायदा। इस तरह इकिगाई का हिंदी अर्थ है आपके जीवन की वजह, कीमत या फ़ायदा। इस बुक में विस्तार से समझाया गया है कि आप कैसे अपना इकिगाई यानी जीवन जीने की वजह ढूंढ सकते हैं। अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद से ये 4 प्रश्न पूछने होंगे। पहला है आप किस चीज़ से प्यार करते हैं। दूसरा, आप किस कार्य में बेहतरीन हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। और चौथा है आपको किस काम के लिए लोग रुपए देंगे। ये आसान से प्रश्न लग सकते हैं, परंतु इनका उत्तर देना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण करना होगा। यह पुस्तक भी आपको आत्मनिरीक्षण सिखाती है और एक लंबे, सफल और खुशहाल जीवन जीने की राह दिखाती है। इस किताब को फ्रांसिस मिरेल्स और हेक्टर ग्रेसिया ने लिखा है। बुक के पहले चैप्टर में मनुष्य के होने की वजह खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। जापानी लोगों का मानना है कि हम सब की एक इकिगाई होती है, यानी जीने की वजह होती है, बस ज़्यादातर लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। जो लोग इसे ढूंढ लेते हैं वे अपना जीवन सफल, खुशहाल और स्वस्थ बिताते हैं। बुक में जापान के एक द्वीप का जिक्र है जिसे ओकिनावा के नाम से जाना जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा शतायु यानी 100 साल से पर जीने वाले लोग होते हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारा इकिगाई एक वजह है जिसकी वजह से हम सुबह उठते हैं। बुक में 80% रूल की भी बात कही गई है। जापान में ऐसा मानना है कि आपको भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ 80% तक ही खाना खाएं। ऐसा करने से हमारा दिल और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। आइए इनको 4 पॉइंट से समझते हैं। पहला है मिशन यानी लक्ष्य। अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को खोजना चाहते हैं तो आपको खुद से 2 चीज़ें पूछनी चाहिए। पहली है आपको क्या करने से प्यार है, व्हाट यू लव। दूसरी है दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। सेकंड पॉइंट है वोकेशन यानी पेशा। आपको जीवन में कौन सी नौकरी या पेशा करने की ज़रूरत है। इसे जानने के लिए आप खुद से 2 प्रश्न पूछकर उत्तर खुद ब खुद समझ सकते हैं। पहला है दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और दूसरा है आपको लोग किस कार्य के लिए पैसे दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोफेशन यानी व्यवसाय। आप जीवन में कौन सा व्यवसाय करें ताकि आप सफल हो, यह जानने के लिए भी 2 प्रश्न हैं। पहला है आपको लोग किस कार्य के लिए पैसे दे सकते हैं और दूसरा है आप किस कार्य में कुशल या बेहतरीन हैं। चौथा और अंतिम पॉइंट है पैशन यानी जुनून। अगर आप अपने जीवन में पैशन यानी जुनून की तलाश कर रहे हैं तो आप यह 2 प्रश्न खुद से पूछें। पहला प्रश्न है आप किस कार्य में कुशल या बेहतरीन हैं। दूसरा प्रश्न है आप क्या करने से प्यार करते हैं। इकिगाई बुक का चैप्टर नंबर 2 एंटी एजिंग सीक्रेट्स। इकिगाई बुक का अगला चैप्टर मनुष्य की लंबी आयु, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव से जुड़े विषयों पर बात की गई है। बुक में बताया गया है कि अगर हम टेक्नोलॉजी और अपने शरीर के बारे में ज्ञान को बढ़ाते हैं तो हमारी आयु खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ऑथर ने बताया है कि कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो उम्र बढ़ने को रोक सकते हैं, परंतु कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हम भले कितने ही एडवांस क्यों न हो जाए, हम कभी उम्र बढ़ना रोक नहीं सकते। बुक में आगे कहा गया है कि मनुष्य को कम से कम चिंता करनी चाहिए। चिंता करने की वजह से हमारे शरीर और दिमाग पर बहुत बुरे असर दिखने लगते हैं। आपके पास जीवन में जो कुछ भी है उसका आनंद लेना सीखें। हम हर पल कोई भी कार्य करने से घबराते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो, पर चिंता करने से हम भविष्य के परिणाम को तो नहीं बदल सकते, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जापान के वे लोग जो 100 साल से भी
ज़्यादा उम्र के हैं और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। सलाह देते हैं कि हम सभी सुबह को जल्दी उठना चाहिए। इसके साथ ही हमें स्वस्थ भोजन का सेवन करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रोज हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को गतिशील रखें। इस बुक का 3rd चैप्टर है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसमें लंबा जीवन जीने और अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे खोजें के बारे में बताया गया है। चैप्टर के शुरुआत में ही आपसे लोगोथेरेपी के बारे में समझाया गया है। लोगोथेरेपी कंसेप्ट को सबसे पहले विक्टर फ्रैंकल ने इंट्रोड्यूस किया था। यह सिद्धांत इस विश्वास पर स्थापित किया गया है कि मानव प्रकृति एक जीवन उद्देश्य की खोज से प्रेरित है। हम अगर अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर ले तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। इससे बढ़कर किसी के लिए क्या प्रेरणा हो सकती है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाए। इससे वह व्यक्ति रात दिन उस उद्देश्य के पीछे पड़ जाएगा और उसे पूरा करने के लिए हर प्रयास करेगा। बुक के लेखक कहते हैं कि लोगोथेरेपी यानी जीवन के उद्देश्य को खोजने की प्रक्रिया में 5 महत्वपूर्ण कदम हैं। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले व्यक्ति खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। सेकंड स्टेप, इसके बाद थेरेपिस्ट उसे दिखाता है कि आप जीवन में जो भी चीज़ महसूस कर रहे हैं वह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर सार्थक जीवन जीने की बेचैनी है और यही आपका उद्देश्य भी है। थर्ड स्टेप है, इस थेरेपी के दौरान मरीज अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाता है। चौथा स्टेप है, इसके बाद मरीज अपने मन से या तो भाग्य को स्वीकार करता है या उसे ठुकरा देता है। पांचवा स्टेप है, जब व्यक्ति अपने इस नए जुनून को खोज लेता है तो उसके जीवन में सारी दुख परेशानियां चली जाती हैं। इसके बाद चैप्टर में मोरिटा थेरेपी के बारे में भी समझाया गया है। इस थेरेपी की कुछ मुख्य बातें हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे स्वीकार करें और दबाएं नहीं। अपने अनुभवों से सीखें बजाय कि दूसरों को देखकर नकल करने के। अपने जीवन के उद्देश्य को खोजें और सोचें कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। अंत में ऑथर कहते हैं कि आप अगर अपना इकिगाई खोजना चाहते हैं तो लोगोथेरेपी और मोरिटा थेरेपी की मदद से ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिलता है और आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस बुक का चौथा चैप्टर है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। इस बुक के शुरुआत में ऑथर कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में वह कार्य करते हैं जिन्हें करते समय हम एंजॉय करते हैं और हमें खुशी होती है तो समय का पता ही नहीं चलता। जैसे किसी पसंदीदा या रोचक किताब को पढ़ते हुए या रोचक फिल्म देखते हुए हमें यह एहसास नहीं होता कि समय कैसे बीत गया। तो वही इसका उल्टा, अगर हमें वे चीज़ें करने के लिए कहा जाए जिनमें हम रुचि नहीं रखते तो हर एक सेकंड बहुत भारी लगता है। क्या आप जानते हैं कि इन सभी चीज़ों पर अगर आप गौर करें तो आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। आप उन सभी एक्टिविटीज़ पर गौर करें जिन्हें करते समय आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप उन कामों पर गौर करिए जिन्हें करते समय आप दुनिया से अलग हो जाते हैं और उस काम को करने में खुशी महसूस करते हैं। आप कब खुश होते हैं, इन सभी चीज़ों पर गौर करके और खुद को उत्तर देकर हम अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप जिस भी कार्य को करते हुए उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं उसे ही फ्लो कहते हैं। जीवन में सुखद अनुभव करने और अपने जीवन का इकिगाई ढूंढने के लिए हमें ज़्यादा समय उन्हीं कार्यों पर खर्च करना चाहिए, परंतु इसे नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, यानी कि जैसे शराब पीना, बेफिजूल का खर्च, ज़्यादा चॉकलेट खाना इत्यादि। बुक में आगे उन स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अपना ध्यान भटकने से खुद को रोक सकते हैं। जैसे एक मुश्किल काम चुनें, लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। स्पष्ट और ठोस उद्देश्य रखें, किसी एक कार्य पर ध्यान लगाएं। बुक का 5वां चैप्टर है मास्टर ऑफ लॉन्गेविटी। इकिगाई बुक के अगले चैप्टर मास्टर ऑफ लॉन्गेविटी में ऑथर ने जापान में रह रहे उन लोगों से लंबे जीवन का राज पूछा जिन्होंने 100 साल अपने पूरे कर लिए हैं। लंबा जीवन जीने के ऊपर सबके अलग अलग विचार हैं। चलिए जानते हैं आप इतना लंबा जीवन कैसे जी सकें के प्रश्न पर सभी ने क्या कहा उसके बारे में जानते हैं। मिसाओ ओकावा नाम का एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 117 साल है। इनका कहना है कि सिर्फ खाओ और सो, आपको आराम करने की कला आनी चाहिए। मारिया कोपाविल्ला 116 साल की एक औरत हैं। मैं नहीं जानती कि एक लंबे जीवन का क्या राज है, बस मैं इतना कहूँगी कि मैंने जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। जिन्नी कालमेंट जिनकी उम्र 122 साल है कहती हैं मुझे कुछ नहीं दिखता,
अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे सब कुछ बुरा लगता है, लेकिन सब कुछ अच्छा है। उन्होंने अपने 120वें जन्मदिन पर कहा था। इससे ऑथर कहते हैं कि उनके लंबे जीवन का राज उनका हास्यवर्ती यानी सेंस ऑफ ह्यूमर था। वॉल्टर ब्रूनिंग जो कि 114 साल के हैं, कहते हैं आपको अपना दिमाग और शरीर दोनों हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। मैं दिन में 2 बार भोजन करता था और मैं तब तक काम करता रहा जब तक कि मैं कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर इमिच जो कि 111 साल के हैं, कहते हैं मैंने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाई। दुनिया के कई हिस्सों में 100 वर्षों से ज़्यादा जीने वाले लोग रहते हैं, परंतु जापान उन सभी देशों या जगहों में लंबी उम्र के लोगों की संख्या में सबसे आगे हैं। इसका कारण सही और संतुलित भोजन लेने के साथ ही अपने सेहत पर नज़र रखना और समय समय पर चेकअप कराना एक बढ़िया बात है। जापानी लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन की मुख्य वजह यह है कि उनके अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी और दिन भर एक्टिवेट रहने का जुनून है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई काम करने को नहीं है और आप फिर भी व्यस्त रहना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको आपके जीवन का इकिगाई मिल गया है। बुक का 6ठा चैप्टर है लेसन फ्रॉम जापान सेंटेनेरियंस। इकिगाई बुक के 6ठे चैप्टर में लेखक ने जापान के कुनिगामी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव ओगिमी का जिक्र किया है। वे यहाँ मुख्य रूप से लंबी आयु जी रहे लोगों के रहन सहन, खान पान, क्रियाकलाप, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने और परखने आए हैं। चैप्टर के शुरुआत में आप पाएंगे कि ऑथर ओमिगी पहुँचते हैं और ढेरों आयोजनों में भाग लेते हैं। ओगिमी में मिले एक 88 साल की महिला यूकी से लेखक रेस्टोरेंट में ढेर सारी बात करते हैं। बातें करते हुए यूकी लेखक को बताती हैं कि लंबा जीवन जीने का राज भोजन नहीं है। उनके हिसाब से यह बहुत ही कम महत्व रखता है। लंबा जीवन जीने का राज है मुस्कुराना और अच्छा समय बिताना। आगे आप पाएंगे बुक के लेखक ढेरों प्रकार के क्रियाकलापों में शामिल हो रहे हैं और ढेर सारी बातें होती हैं। इन सभी बातों में मुख्य विषय खुश रहना, लंबा जीवन ही है। लेखक ने काफ़ी समय वहाँ लोगों के इंटरव्यूज लेते हुए बिताए। इंटरव्यू की कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं जो जीवन के सिद्धांत, उद्देश्य और लंबे जीवन के बारे में होती हैं। जैसे पहली है, हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और दिल को हमेशा खुश मिजाज रखना चाहिए। दूसरा, एक अच्छे जीवन के लिए अच्छी आदतों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, लोगों से दोस्ती करें और उसे निखारें। चौथा, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना दिखाएं। पांचवा है, आशावादी होना बहुत ही ज़रूरी है। बुक का 7वां चैप्टर है द इकिगाई डाइट। सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में ही है। दूसरी तरफ ओकिनावा की जीवन प्रत्याशा जापान देश के औसत से भी ज़्यादा है। ऑथर ने कहा है कि इसकी मुख्य वजह यह है कि लोग सही मात्रा में और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हैं। सही मात्रा में और सही प्रकार का भोजन हमारे दिल और दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखता है। ओकिनावा पर रिसर्च किया गया था जिसके कंक्लूजन है, यहाँ के लोग ढेरों प्रकार की सब्जियाँ, फल इत्यादि खाते हैं जिससे उनके शरीर को हर तरह का विटामिन मिलता है। यहाँ के लोग 5 अलग अलग तरह की सब्जियाँ और फल खाते हैं। ओकिनावा का मुख्य भोजन सफ़ेद चावल है। लोग चीनी खाने से परहेज करते हैं। निवासी प्रतिदिन सिर्फ 7 ग्राम नमक का सेवन ही करते हैं। यहाँ के निवासी हफ्ते में 3 दिन मछली का सेवन करते हैं। हमें 80-20 का रूल अपनाना चाहिए और पेट पूरी तरह भरने से 20% कम भोजन करना चाहिए। आपको ज़्यादातर वही भोजन करना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा हो, ताकि आप लंबा और सेहतमंद जीवन जी सकें। इसके अलावा अगर आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते हैं तो यह भी आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। अगर हम रोज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज लेंगे तो हम सुस्त हो जाएंगे और हमारा ज़्यादातर ऊर्जा उस कैलोरी को पचाने में खर्च होगा। इसलिए कम मात्रा में खाएं और स्वस्थ रहें। ओकिनावा के लोग स्नैपिन चाय पीते हैं जो ग्रीन टी और जैस्मिन के फूलों के मिक्सचर से बनाया जाता है। इसके कई फायदे हैं जिसमें दिल का स्वस्थ होना, इम्यून सिस्टम का मजबूत होना, तनाव से मुक्ति इत्यादि शामिल हैं। ग्रीन टी और जैस्मिन के फूलों के अलावा पाठ में शिकुवासा की भी चर्चा है। यह एक प्रकार का फल है जिसे ओकिनावा के लोग खाते हैं। इसके भी कई प्रकार के फायदे हैं और इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बुक का 8वां चैप्टर है जेंटल मूवमेंट लॉन्गर लाइफ। इकिगाई बुक का अगला चैप्टर है जेंटल मूवमेंट लॉन्गर लाइफ। इसमें जब ऑथर ओगिमी पहुंचता है तो वहां 80 साल की आयु के ऊपर के लोग भी फुर्तीले दिखते हैं। यहाँ के लोग हमेशा अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए टहलते हैं।
साथ मिलकर नाचना गाना करते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जापान में ये चीज़ें सदियों से मौजूद हैं जो लोगों को फुर्तीला बना रहने के लिए गुण सिखाती हैं और इसे वेस्टर्न कंट्री भी धीरे धीरे अपना रही है। योग जिसका उदय भारत से हुआ था, अब पूरी दुनिया में धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है। योग की मदद से आप अपने दिमाग और शरीर के बीच एक अच्छा तालमेल स्थापित कर पाते हैं, जिससे आप अपना जीवन सुखी, स्वस्थ और संपन्न बना सकते हैं। आपको अपने शरीर को फुर्तीला और स्वस्थ रखने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप रोजमर्रा के जीवन में सामान्य मूवमेंट की मदद से भी शरीर को चुस्त रख सकते हैं। जैसे योगा करना बहुत ही आसान है और इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं। योग आज जापान और अन्य देशों में अपनाया जा रहा है। इसके ढेरों फायदे हैं और आपको इसे करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। योग करने के फायदे भी हैं। ये आपको इंसान को मानव प्रकृति के समीप लाता है। इसकी मदद से आप अपने दिमाग और शरीर को शुद्ध कर पाते हैं। यह परमात्मा के करीब लाता है। योग करने के लिए ढेरों शैलियाँ हैं, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, कुंडली योग, मंत्र योग इत्यादि। चैप्टर में आप सूर्य नमस्कार करने के तरीकों और फायदों को भी विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही योग के अलावा अन्य ढेरों प्रकार के मैरिटल आर्ट्स की भी चर्चा की गई है। बुक का अगला चैप्टर है रेसिलियंस एंड वाबी साबी। यह बुक का लास्ट चैप्टर है, जिसमें बिना तनाव के जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कैसे करें के बारे में विस्तार से बताया गया है। लचीलता के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि लचीलापन हमारे जीवन में आए असफलताओं से उबरने की क्षमता है। जो लोग लचीले होते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना आता है, इसलिए वे तनाव नहीं लेते और जीवन को खुशी से जीने में विश्वास रखते हैं। लचीलेपन के बारे में बताते हुए पाठ में गौतम बुद्ध जी की भी चर्चा की गई है। उनका धन और रिश्ते नाते से मोह भंग हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्वी बनेंगे, परंतु उन्हें बाद में पता चला न ही ज़्यादा धन और न ही ज़्यादा तपस्या इंसान को खुश रख सकती है। इंसान को इन सभी चीज़ों में एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए और इन सुख सुविधाओं में रहते हुए भी इनके गुलाम न बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मायनों में गुणी होते हैं वे अपने जीवन में लोभ, मोह, क्रोध, क्षोभ, शर्म जैसी नकारात्मक चीज़ों से दूर जाने और खुशी, प्यार, आभारी होना इत्यादि को आकर्षित करने की चाह रखते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। ध्यान लगाने से हम सही और गलत के बीच के फर्क को समझ पाते हैं और उलझुल चीज़ों से ऊपर उठ पाते हैं। जापान में वाबी साबी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका अर्थ है कि दुनिया और प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। हमें संसार में सिर्फ खूबसूरत और उत्तम की तलाश में रहने के बजाय दुनिया को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जैसी वह है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।